नमस्कार साथियों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत आज हम इकाई विधि का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कीजिए जिससे नई सूचना आप तक पहुंच सके। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए, इकाई विधि। इस विधि के प्रवर्तक H.C. मॉरिसन माने जाते हैं। यह शिक्षण की आधुनिक विधि मानी जाती है। इस विधि में विषय वस्तु को आवश्यकता अनुसार कई इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है और उन इकाइयों के अनुसार ही शिक्षण कार्य करवाया जाता है। दो तथ्य निकलकर अपने सामने आए हैं यहाँ पर। एक तो प्रवर्तक हैं H.C. मॉरिसन है और विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में यानी इकाइयों में बांटकर है वो शिक्षण कार्य इस विधि के अनुसार करवाया जाता है। इसे यूनिट सिस्टम भी कहा जाता है। यह विधि वर्तमान समय की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, यानी वर्तमान शिक्षण कार्य में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इस विधि की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इसमें विद्यार्थी गिने चुने प्रश्नों का उत्तर पढ़कर ही परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, अपितु उसे संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब छात्र कुछ प्रश्नों का अध्ययन करके परीक्षा पास नहीं कर सकता, उत्तीर्ण नहीं कर सकता। संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन है वो उसको करना पड़ता है पूरे पाठ्यक्रम का। इस विधि में प्रश्न पत्र की संरचना यानी निर्माण में प्रत्येक इकाई को बराबर महत्व दिया जाता है, यानी जो इकाइयों में विषय वस्तु बटी हुई है सबको बराबर महत्व होता है। प्रत्येक इकाई में कुछ बिंदु रहते हैं तथा प्रश्न पत्र का गठन निबंधात्मक, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में किया जाता है, जिससे विद्यार्थी समग्र पाठ्यक्रम से परिचित हो सके। यानी प्रश्न पत्र की जो संरचना या निर्माण होता है वो अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में विभाजित करके किया जाता है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं इस विधि की। नंबर 1 पे है डॉक्टर माथुर के अनुसार इकाई का अर्थ वास्तव में अनुभव या ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना है। यूनिट यानी इकाई शिक्षण की वह योजना है जो सीखने के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र पर केंद्रित होती है। यह परिभाषा है वो डॉक्टर माथुर ने इस इकाई विधि के बारे में दी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है इनकी। नंबर 2, थॉमस एम रिस्क के अनुसार इकाई विधि समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। यह परिभाषा थॉमस एम रिस्क ने दी है। नंबर 3, NCERT के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप से ज्ञान प्रदान करती है। यह परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। NCERT ने यह परिभाषा दी है, मतलब इकाई को एक निर्देश देने वाली युक्ति है वो माना है। तो काफ़ी बार ये परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। नंबर 4 देखिए, H.C. मॉरिसन के अनुसार, जो इस विधि के प्रवर्तक भी हैं, इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में सामंजस्य यानी तालमेल आ जाता है। ये विचार हैं वो H.C. मॉरिसन ने प्रकट किए हैं। इकाई विधि के प्रमुख चरण मॉरिसन के अनुसार हैं जो प्रवर्तक माने गए हैं इस विधि के। नंबर 1 है जांच यानी अनुसंधान। नंबर 2, इकाई प्रस्तुतिकरण। नंबर 3, आत्मीकरण मतलब क्रियान्विति। नंबर 4, सुव्यवस्थीकरण। नंबर 5, अभिव्यक्तिकरण। ये 5 जो चरण हैं वो बताए हैं। इन 5 पदों का उल्लेख मॉरिसन ने 1962 ईस्वी में इकाई संगठन के लिए किया था। अब देखिए, इकाई विधि के गुण। नंबर 1, इस विधि द्वारा प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कार्य कराया जाता है जिससे बच्चे विषय वस्तु को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 2, इस विधि से छात्रों में सहयोग, नेतृत्व, शिष्टाचार आदि महत्वपूर्ण गुणों का विकास होता है।
एक तो संपूर्ण विषय वस्तु छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेते हैं और इन गुणों का विकास होता है। नंबर 3, यह विधि विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करती हैं। मतलब जो शिक्षण कौशल होते हैं उनके लिए परिस्थितियां हैं वो इस विधि के दौरान निर्मित हो जाती हैं। नंबर 4, इकाई का निर्धारण छात्र की रुचि, योग्यता, दक्षता के अनुसार किया जाता है। नंबर 5, इस विधि में छात्र क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं, जैसा कि समस्या और योजना विधि में रहते हैं। तो ये तीनों ही इकाई विधि के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं वो माने गए हैं। अब देखिए कुछ इस विधि के दोष हैं, कमियां हैं। नंबर 1, पाठ्यक्रम को नियत अवधि में पूरा करना कठिन कार्य है। यानी इस विधि में जो पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस है उसको नियत मतलब जो निश्चित अवधि है उसमें पूरा करना मुश्किल होता है। नंबर 2, सभी प्रकार की विषय वस्तुओं को इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता। नंबर 3, इकाई योजना में दक्ष यानी कुशल अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। ये कुछ इस विधि के दोष कमी हैं। अब देखिए कुछ विशेष तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान देना। नंबर 1, यह विधि गेस्टाल्टवाद यानी समग्रतावाद के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, काफ़ी बार पूछा जाता है। नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में इकाई विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 ईस्वी में हुआ है। सबसे पहले इसका प्रयोग 1920 में हुआ था। नंबर 3, इकाई के संगठन का प्रारूप सर्वप्रथम हर्बर्ट ने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 4, जेम्स एम ली ने इसको विषय वस्तु के क्षेत्र में संगठन का ढांचा माना है। तो ये आपका चौथा विशेष तथ्य था। नंबर 5 देखिए, हर्बर्ट के अनुसार इकाई संगठन में तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण तथा प्रयोग इन 5 पदों का होना आवश्यक माना है। यानी ये 5 पद हैं वो हर्बर्ट ने इकाई विधि के बारे में बताए हैं। नंबर 6 देखिए, अमेरिकन शिक्षा शास्त्री कॉसबेल तथा कॉम्बेल ने इकाई के 2 प्रकार स्वीकार किए हैं। नंबर 1, पाठ्य वस्तु संबंधी इकाइयाँ और नंबर 2, अनुभव से संबंधी इकाइयाँ। ये अमेरिका के जो शिक्षा शास्त्री कॉसबेल और कॉम्बेल थे उन्होंने ये 2 प्रकार स्वीकार किए। नंबर 7 देखिए, थॉमस एम रिस्क ने इकाई शिक्षण के निम्न 3 भेद किए हैं। नंबर 1, इकाई की प्रस्तावना। नंबर 2, इकाई का विकास। नंबर 3, इकाई की पूर्ति। ये जो भेद हैं थॉमस एम रिस्क ने बताए हैं। 8वां तथ्य देखिए, बाइनिंग एंड बाइंडिंग महोदय ने इस विधि का विरोध करते हुए लिखा है कि इस विधि में समय अधिक लगता है, साथ ही बार बार की पुनरावृत्ति से कक्षा का वातावरण भी नीरस हो जाता है। ये बात है वो बाइनिंग एंड बाइंडिंग महोदय ने इस इकाई विधि के संदर्भ में कही थी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है वो रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।